जमी सूखी हुई है अभी आसमान माँ की है। वो जो मेड़ों पर उदास बैठा है उसी की आंखों में ईमान माँ की है। बादलों, गुजारिश है हमारी, बादलों अब तो बरस जाओ, थोड़ा सा रहम खाओ इन सूखी ज़मीनों पर। किसी का घर गिरवी है और किसी का लगान माँ की है। मेरे स्टूडेंट साथियों, आपके अभिभावक की तलाश तब पूरी होगी जब आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपके अभिभावक के ज़िंदगी से वो सूखापन मिट जाएगा। इसी अभिलाषा में वो अभिभावक आज भी मेड़ों पर उदास बैठा है। हमें उदासी मिटाना है, हमें अपनी सफलता का शोर उसके कान तक पहुंचाना है साथियों, उसके कान तक पहुंचाना है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट साथियों, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है एक बहुत ही प्यारे से सुनहरे से कंटेंट में, जहां हम आज आपका सामना इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों से कराने वाले हैं, जहां आपको इतिहास का वाकई में एक सामान्य परिचय देने वाले हैं। जहां हम इतिहास को परख नहीं पाते, इतिहास को समझ नहीं पाते, ऐसी चीज़ों के तथ्यों का हम कह सकते हैं समागम लाए हैं। समझिएगा, हम अभी गुप्त वंश की समाप्ति कर चुके हैं। अभी हम अपने एपिसोड में, अपने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में गुप्त वंश तक अपनी गाड़ी दौड़ा चुके हैं साथियों। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा ब्रेक क्यों है, यहाँ एक थोड़ी सी रुकावट क्यों है हमारे आपके बीच में? क्यों हम गुप्तोत्तर काल से एक परिचय की एक हमें अलग से क्लास आपको देनी पड़ रही है? इसका तात्पर्य है कि आपको इतिहास बेहतर ढंग से तब समझ में आएगा जब आप इतिहास को जी रहे होंगे, ना कि पढ़ रहे होंगे। जब आप इतिहास की गहराई को समझ रहे होंगे, ना कि दौड़ रहे होंगे साथियों। समझना होगा कि वाकई में गुप्तोत्तर काल का एक परिचय क्यों, इसके आसपास का माहौल कैसा रहा, गुप्त वंश के बाद कौन सा डायरेक्ट वंश आ गया है, ऐसा कुछ रहा नहीं है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम जब आएँ अपने वर्धन वंश पर या पुष्यभूति वंश पर, उसके ठीक पहले हम गुप्तोत्तर काल के आसपास के सजे धजे माहौल की थोड़ी सी अवधारणा अपने जीवन में बना लेते हैं। समझिएगा साथियों, अगर हम बात करें तो गुप्तोत्तर काल यानी जब गुप्त काल चल रहा था या गुप्त काल के ठीक बाद, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि गुप्त काल के आसपास का माहौल कैसा था। गुप्त काल के आसपास या समकालीन, गुप्त काल के समकालीन क्या क्या चीज़ें थी। अभी आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको एक चीज़ जानने को जरूर मिलेगी कि गुप्त वंश के बाद कौन आया, तो डायरेक्ट वो लिखेगा पुष्यभूति वंश या हर्ष वर्धन का जो वंश था जिसे वर्धन वंश कहते हैं, डायरेक्ट नाम आएगा। फिलहाल हम वहाँ डायरेक्ट पहुँचे तो इसका मतलब हमारी कुछ त्रुटियाँ रह जाएंगी, इसी विश्वास के साथ कि हम इसका आकलन करने जा रहे हैं। तो गुप्त काल के समकालीन कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ शासन प्रशासन की बागडोर संभाली है, क्या माहौल रहा है, थोड़ी सी उस पर एक चर्चा होती है। देखिएगा, जब हम आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जब हमारे स्क्रीन पर स्कंदगुप्त जैसा महान शासक प्रादुर्भाव में आते हैं, हम आपको हूणों का आक्रमण बताते थे या हूणों से संबंधित आक्रमण हमने आपको बताया हुआ था। जी हाँ, वहीं से कुछ आपका सिलसिला छोड़ेंगे, यानी जब गुप्त काल रहा होगा उस समय हूणों का आक्रमण जारी था। हूणों का आक्रमण, यहीं से हमारा परिचय होगा कि हूण कौन थे और हूणों का आक्रमण हुआ, इनके समकालीन मामला चल रहा है। तो हूणों का आक्रमण हुआ, ये हमारे साक्ष्य कहते हैं, हमारे अभिलेख कहते हैं, जिसमें दो अभिलेख महत्वपूर्ण है। एक आपका भीतरी अभिलेख जो कि गाजीपुर में मिला, इसकी बात हम कर चुके हैं। भीतरी अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख है, आप जाकर के इसे देख सकते हैं गाजीपुर में। और एक है आपका जूनागढ़ अभिलेख। इन दो अभिलेखों से यह साक्ष्य मिलता है कि हूणों ने आक्रमण किया था। भीतरी अभिलेख में यह बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने, यानी स्कंदगुप्त के समय हूणों ने आक्रमण किया। हूणों ने आक्रमण किया और जूनागढ़ अभिलेख से यह साक्ष्य मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, हूणों को हराने का काम किया था साथियों। जी हाँ, एक अभिलेख हमें यह बता रहा है कि हाँ सचमुच हूणों ने आक्रमण किया। दूसरा अभिलेख हमसे यह कह रहा है कि स्कंदगुप्त ने इन्हें हराने का काम किया था। चलो कोई बात नहीं, साक्ष्य है हमारे पास, हम भी साक्ष्यों के माध्यम से ही अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं।
साक्ष्यों के माध्यम से ही हम इतिहास का बेहतर आकलन कर पा रहे हैं साथियों। विश्वास कीजिएगा, इतिहास वो मज़ेदार चीज़ है जिसे अगर वाकई में शिद्दत से देखा जाए और पूरे मनोवेग से इसके साथ अपने आप को समर्पित किया जाए तो सच बताऊं, इससे बेहतर टॉपिक कोई नहीं होती है। अब अगर हम सोचें कि जब गुप्तकाल चल रहे थे, तमाम राजवंश यानी तमाम राजा शासन प्रशासन की बागडोर संभाल रहे थे, अचानक हूड़ आ गए। हूड़ जो कि एक खाना बदोश जातियाँ थी। खाना बदोश सुनिएगा तो मज़ा आएगा। खाना बदोश का मतलब होता है कि खाने के लिए दर बदर भटकना, दर बदर भटकना खाने के लिए। जैसे आप खाना पेश नौकरी के लिए भाग रहे हैं, वाकई में कि हम नौकरी बदोश कह सकते हैं हम अपने आप को आपको, कि हम लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये खाना बदोश थे। खाना बदोश जातियां थीं जो खाने की तलाश में दर बदर भटक रही थी साथियों। दर बदर का मतलब इधर उधर जाने के लिए मजबूर थी। ये बर्बर थी। बर्बर का मतलब ये सोचना, जिसका पेट ना भरा हो ना साथी, वो सबसे खतरनाक होता है। भूख किसी की हो थोड़ी सी सहम जाएगी, लेकिन पेट की भूख आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। और इसी चीज़ के लिए ये अपने आप को विकसित करने के लिए तमाम ऐसी जंगली चीज़ों का सेवन किया करते थे। इसका मतलब इनके अंदर क्रूरता भरी हुई थी। जानवरों को मार के खाते रहे होंगे तो क्रूरता रही होगी इनके अंदर। ये क्रूर थे और ये आक्रमण करते हैं। समझिएगा, ये मध्य एशिया से आते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आते हैं। मध्य एशिया से आगमन, देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। लेकिन पुराणों में कहा गया नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं है। पुराण मानता है, पुराण कहता है ये हमारे ही देश के थे। नर्मदा नदी घाटी के आसपास इनका जीवन था। नर्मदा नदी घाटी के आसपास इनका जीवन था। लेकिन इन्हें उस पुराणों में क्या कहा जाता था? मलेच्छ कहा जाता था। गंदे थे और इस तरीके का इनका रूपरेखा हमारे पुराण में विदित है। फिलहाल हूड़ आ चुके हैं, इतनी बात समझ लो। कहीं से हो, पुराण अलग बातें हैं, लेकिन हमारे इतिहासकारों का मानना है कि मध्य एशिया से आए। ये रोमन, ईरान, ऐसे तमाम पूरे देशों को एकदम निस्तनाबूद कर दिया। वहाँ के साम्राज्य को जीतने का काम किया, सबको काटने पीटने मारने का काम किया। यानी बहुत ही अस्तब्ध जातियाँ थीं जिनको सोच से करके आपकी रूह कांप जाएगी। इन्होंने महिलाओं को, बच्चों को छोड़ा ही नहीं है। बहुत ही खतरनाक। और इससे स्कंदगुप्त काफ़ी ज़्यादा, उस समय जो राजा था गुप्त वंश का, स्कंदगुप्त ने बीड़ा उठाई और कसम खाई, अपनी माँ से वचन वादा किया और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ा और हूणों को मारने का काम किया है। जी हाँ साथियों, तो वाकई में स्कंदगुप्त का इतिहास बहुत ही प्यारा रहा है। उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया हमारे देशवासियों के लिए। फिलहाल यहाँ बात उस परिचय की है कि हूण क्या यहीं से चले गए? क्या हूण इतने ही थे? नहीं, हूण अपने साम्राज्य का विस्तार अलग अलग जगहों पर कर चुके थे। स्कंदगुप्त से जितना हो सका उन्होंने उतना काम कर दिया, लेकिन सारे काम हल नहीं हुए, ये रह गए। और कुछ जगहों पर इन्होंने शासन फिर भी किया। इसलिए मैंने कहा कि गुप्त काल के आसपास का परिचय, आसपास का माहौल समझोगे तो फिर आपका इतिहास क्लियर होने लगेगा कि हूण क्या थे, कब आए थे, इनसे हमारा परिचय हो गया है। देखिएगा, इनमें अगर हम बात करें तो 3 महत्वपूर्ण शासक मिलेंगे आपको। एक मिलेगा खुसेनवाज, और एक मिलेगा तोरमाण, और एक मिलेगा मिहिरकुल। ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, खुसेनबाज, तोरमाण। और ये तोरमाण सबसे, समझ सकते हैं, सबसे खतरनाक था, सबसे खतरनाक, निर्दयी था ये तोरमाण। और जो मिहिरकुल है, इसने शैव धर्म को मानने वाला था ये, या शैव धर्म को मानने वाला पहला राजा था, मानने वाला पहला शासक। पूछा जाए अगर कि हूणों के आक्रमण में या हूण वंश में या हूणों में कौन सा ऐसा राजा था जिसने शैव धर्म की परिकल्पना को, अवधारणा को स्वीकारा है, माना है, तो आप कहिएगा साथियों, शैव धर्म को मानने वाला एक ही हूण राजा था जिसका नाम था मिहिरकुल। इन महत्वपूर्ण शासकों से आपका परिचय हो चुका है। आपकी जानकारी हूणों से बनी हुई, हूण कैसे थे, कहाँ से आए, क्यों आए, इनका एक कारण रहा होगा। खाने की तलाश में ये दर बदर भटक रहे थे और इनके अंदर इनकी एक बहुत बड़ी फौज थी और ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थे। तो जहाँ ये पहुँचते लोगों को ही मार देते थे और वहाँ पर अपना
शासन प्रशासन संभालना शुरू कर लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही निर्दयता से ये काम कर रहे थे। और इनमें कुछ शासकों का नाम है तोरमाड़, बहुत ही खतरनाक था। देखिए इसके आगे मैंने खतरनाक लिखा है, या कह सकते हैं सबसे खतरनाक था, सबसे निर्दयी था ये। इन तमाम बातों से आपका पर्दा हटा दिया। कहाँ ये साक्ष्य मिला है? आपको पता है भीतरी अभिलेख से, और जूनागढ़ अभिलेख इसकी गवाही देता है कि गुप्त काल के समय हूणों ने आक्रमण किया था साथियों। ये जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख हमसे बार बार कह रहे हैं, इसलिए हम इस बात को भी मानने के लिए तैयार हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और समझिएगा, इतिहास में ये बात क्लियर है कि हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया है, ये साक्ष्य, ये गवाह है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, एक जगह था जिसका नाम था मालवा। मालवा के शासक हुआ करते थे उस समय यशोवर्मन। मालवा के शासक यशोवर्मन ने भी हूणों को पराजित किया था, यानी इनकी भी लड़ाई हुई थी, हूणों को पराजित किया था यशोवर्मन ने भी हूणों को पराजित किया था। मैंने आपसे कहा था कि मालवा वही स्थान है जब स्कंदगुप्त मालवा को बचाने के लिए वहाँ की राजा के आज्ञा पर जब मालवा पहुँचता है तो वहाँ देवसेना को देख करके प्रभावित हो जाता है और देवसेना से वो प्यार करने लगता है, परंतु देवसेना भी उससे प्यार करने लगती है। पर फिलहाल आगे की कहानी इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि स्कंदगुप्त सर इस तरीके से उड़ा रहा था हूणों का, जैसे लगता था कि भी आदमी नहीं, फुटबॉल हो, कोई ऐसे ही निर्जीव औजार हो, कुछ भी कर रहा था वो, यानी बहुत ही निर्दयता से पेश आ रहा था। इसे देख करके देवसेना थोड़ा सा प्रभावित हो जाती है, विचलित हो जाती है कहने का तात्पर्य, और फिर इसके बाद की कहानी आगे नहीं बढ़ पाती, यानी इनको छोड़ देती है, मान के चलें इनके प्यार भरे प्रस्ताव को ठुकरा देने का काम करती है। आगे बढ़ जाएं हम लोग तो यहाँ तक का एक वंश हमारे स्क्रीन पर साझा हो चुका कि हम गुप्त काल के समकालीन हूणों की बातों पर थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। गुप्त काल के आसपास या गुप्त काल के अंत हो जाने के बाद भी कौन से वंश रहे हैं उन पर हमारा फोकस है। देखिएगा, वाकाटक एक वंश था, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। वाकाटक वंश, फिलहाल देखिएगा, वाकाटक जो वंश था वाकई में हमने आपसे कहा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय इस वाकाटक वंश का हमने नाम लिया चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, पहले शासक, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक, उनका नाम हम ले रहे हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की गहन जानकारी अगर हम हासिल करें तो हमें मिलेगा कि वाकाटक वंश की संस्थापक का नाम अगर हम जानें, क्योंकि ये सब बातें पूछी जाती हैं आपसे, संस्थापक हैं विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ये इसके क्या है, संस्थापक हैं विंध्य शक्ति जी। और एक राजा होंगे इसमें प्रवरसेन फर्स्ट, प्रवरसेन प्रथम। ये इनको वाकई में सम्राट की उपाधि मिलती है। किसकी उपाधि? सम्राट की उपाधि। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, विंध्य शक्ति जरूर जैसे श्रीगुप्त संस्थापक थे, लेकिन बहुत कुछ मसला नहीं निकला। घटोत्कच उसके बाद आए, कोई बहुत मतलब नहीं आया। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं वहाँ से शासन सत्ता की बागडोर अलग दिखाई देती है। वैसे ही बात है कि विंध्य शक्ति जरूर इसका संस्थापक है इस वंश का, लेकिन कहानी यहाँ से प्रवरसेन ही पहला है जिसे सम्राट की उपाधि मिली, जो सम्राट कहलाया प्रवरसेन। इसके बाद देखिए एक राजा यहाँ से आप और याद रखेंगे, रुद्रसेन। रुद्रसेन सेकेंड, ये हैं रुद्रसेन सेकेंड। जो रुद्रसेन द्वितीय है ना, इन्हीं से शादी करेंगे विक्रमादित्य जी अपनी पुत्री की। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। याद आई बातें हमारी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता की शादी चंद्रगुप्त यानी द्वितीय यानी विक्रमादित्य जी ने किससे शादी की? रुद्रसेन द्वितीय से। वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी इनसे करता है। अच्छा, प्रभावती की शादी होगी, लीजिए प्रभावती का नाम यहाँ इनकी पत्नी होगी, समझ जाएंगे ना। प्रभावती होगी कौन? इनकी पत्नी। प्रभावती है कौन? ये भी जान लीजिए। विक्रमादित्य की क्या है? विक्रमादित्य की पुत्री हैं ये। विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। क्लियर है ना? इनकी उपाधि है वो। तो विक्रमादित्य की जो पुत्री है प्रभावती, उसकी शादी होती है किससे? रुद्रसेन से। और
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग वंश के महारानी कुबेर नागा से शादी की थी, उन्हीं की ये संतान है प्रभावती। और अब इसकी शादी किससे हो गई है? रुद्रसेन द्वितीय से। ज़्यादा लंबा समय नहीं बीतता है, फिलहाल इनके दो संतानें हैं, 2 संतानें आती हैं। एक संतान का नाम है दामोदर सेन और एक संतान का नाम है दिवाकर सेन। यानी 2 पुत्र, इनको 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है प्रभावती गुप्ता को रुद्रसेन के माध्यम से। परंतु इसके बाद रुद्रसेन की मौत हो जाती है, रुद्रसेन बीमारी से मर जाते हैं और तब इन बच्चों की अवस्था वही 2 से 3 वर्ष रही होगी, बहुत ही कम उम्र में ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। प्रभावती गुप्ता इनसे प्यार करती रही होंगी, इस वजह से इन्होंने कहा कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं अपने ही बच्चों का लालन पालन और पोषण करूंगी। इस वजह से यहाँ पर कोई शासन करने वाला अब नहीं रहेगा, कोई शासन सत्ता संभालने वाला अब सही ढंग से नहीं रह पाएगा। इस वजह से प्रभावती गुप्ता को ही शासन सत्ता संभालनी पड़ेगी साथियों ना, इसलिए प्रभावती गुप्ता यहाँ की शासन संभालेंगी। लेकिन इतिहास गवाह है, जहाँ पर महिलाओं ने शासन किया है आसानी से अन्य राज्य ने उन पर कब्जा स्थापित कर लिया है, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा सा शासन सत्ता संभालने में थोड़ी समस्या आई है इतिहास में। और इस वजह से इनको डर था प्रभावती गुप्ता को कि कहीं मेरी भी शासन सत्ता कहीं चली ना जाए, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि अभी ये शासन संभाल नहीं सकते। प्रभावती गुप्ता ने अपने पिता के पास ये संदेशा भिजवाया कि पिताजी मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, कुछ तो करें आप, क्योंकि अभी इतने बड़े हमारे बेटे नहीं हैं कि ये शासन सत्ता को संभाल पाए। तो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, उनके दरबार में कालिदास भी थे। इन्होंने कालिदास को यहाँ भेजा और कालिदास लगातार यहाँ रहे, जिससे अन्य राजवंशों के पास ये संकेत पहुँचा, ये संदेश पहुँच चुका कि प्रभावती गुप्ता अकेली नहीं है, उसके साथ भारत का सबसे बड़े सम्राट का हाथ है, उसके साथ भारत का सबसे बड़ा सम्राट है जिसका नाम है विक्रमादित्य। उस समय का सबसे बड़ा राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और जिसकी पुत्री थी ये प्रभावती। अकेली भले थी, लेकिन अब कालिदास को भेज करके ये संदेश तो आसपास के राजवंशों में चला ही गया कि नहीं बाबा, वहाँ आक्रमण अगर हम कर देंगे, वहाँ कुछ करने का प्रयास करेंगे तो विक्रमादित्य के हाथों हम मारे जाएंगे। इसलिए कालिदास यहाँ आके रहते हैं, यहाँ की शासन सत्ता को संभालने का काम करते हैं। यहाँ की सैनिकों के माध्यम से ही विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था साथियों। शक जो कि बहुत ही खतरनाक थे, शकों को पराजित करने का काम इन्हीं वंश के माध्यम से, इन्हीं वंश के सैनिकों के माध्यम से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने काम किया था, शकों को पराजित किया था। यहाँ की शासन सत्ता एक प्रकार से विक्रमादित्य देखो संभाल ही रहा है कालिदास के माध्यम से। अब ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, दामोदर सेन बड़ा हो जाता है और दामोदर सेन अपने नाम को चेंज करता है और इसका नाम पुनः प्रवर सेन सेकंड के नाम से जाना जाता है, यानी प्रवर सेन द्वितीय के नाम से दामोदर सेन शासक बनता है, शासन सत्ता को संभालता है। सिंध सेतु नाम की इसकी एक रचना इन्होंने संस्कृत में की है, सिंध सेतु या सेतु सिंध साथियों, सेतु सिंध नाम की एक रचना है। यह संस्कृत में किसकी रचना है? प्रवर सेन की एक रचना है। और अब यहां तक की बातें आप क्लियर कर पाए हैं, क्लियर है ना? अजंता एलोरा की गुफाओं का नामकरण आपने सुना होगा, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में मिलेगी अजंता एलोरा की गुफाएं, जहां 19 गुफाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कुल मिला के 19 गुफाएं हैं और जिसमें से 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं, ये गुफाएं हैं साथियों, 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं वाकाटक वंश से संबंधित हैं, वाकाटक वंश से संबंधित है साथियों, वाकाटक वंश से इनका संबंध है। आपको कुल मिला के अजंता, ये मान के चलें अजंता एलोरा जिसे कहते हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है? 19। उन 19 में 16वां और 17वां तथा 19वां वाकाटक वंश से संबंधित है साथियों। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो हम गुप्त वंश के आसपास का माहौल समझ रहे थे। गुप्त वंश के समय में हूणों का आक्रमण हो रहा है, गुप्त वंश के समय ही वाकाटक वंश अपने चरम पर है और गुप्त वंश के पतन के बाद भी इनका अस्तित्व है साथियों। अब प्रवर सेन राजा बना है, प्रवर सेन द्वितीय के बाद अन्य शासक भी आएंगे, इधर गुप्त वंश की समाप्ति हो जाएगी, यानी ये वंश पूरी तरीके से लुप्त होने की कगार पे चला जाएगा और ये वंश अभी भी अपनी शासन सत्ता की बागडोर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
ठीक है, फिलहाल यहाँ तक की बातें आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है कि गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद या गुप्त काल के समकालीन यानी उसके आसपास का माहौल कैसा था, इस बात से हम पर्दा हटा रहे हैं। और इसी बात को आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये चीज़ें आप जान पाएंगे, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप निकाल पाएंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में हम इतिहास अब बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। तो गुप्त काल के बाद हमें क्या जानना है या गुप्त काल के आसपास हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है, तो हूणों के आक्रमण के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद आप ये जान पाए हैं कि उसी समय वाकाटक वंश ने भी शासन प्रशासन संभाला है और जिसका संबंध गुप्त वंश से भी रहा है। अब देखिएगा, इसी गुप्त वंश के ठीक बाद अब जिसकी कहानी आप बहुत ही बेहतर ढंग से लेने वाले हैं, अभी तो फिलहाल मैं केवल एक ट्रेलर मात्र दे रहा हूँ, वर्धन वंश, जिसे आगे चल करके हम पुष्यभूति वंश भी कहेंगे। वर्धन वंश वाकई में प्रभाकर वर्धन इसका संस्थापक है और यह भी गुप्त काल के बाद ही आएगा या गुप्त काल के समकालीन है। प्रभाकर वर्धन क्या है? संस्थापक है। जी हाँ साथियों, प्रभाकर वर्धन इसके संस्थापक हैं। इनकी 3 संतानें आएंगी, जिसमें से एक होंगे राज्यवर्धन और दूसरे हैं जिनकी चर्चा बहुत अच्छे ढंग से की जाएगी, हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था राजश्री। क्लियर है ना? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। और इसी वर्धन वंश में हम हर्षवर्धन के बारे में बहुत ही विस्तृत लेंगे, राजवर्धन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल एक रूपरेखा हमने आपसे कहा है, एक परिचय हम आपको दे रहे हैं कि आगे की कहानी कैसे बनने वाली है, अब हम किस तरीके से इनके पास पहुंचने वाले हैं। अगर हम ये बात डायरेक्ट करते तो लिहाजा आप इतिहास को उतना बेहतर ढंग से समझ ना पाते साथियों, कि इस समय और कौन से वंश थे। तो आपको पता चलेगा कि हूण थे, वाकाटक थे, और अब ये वर्धन वंश, जिसके बारे में बहुत कुछ लेने की आवश्यकता है। देखिएगा, हर्षवर्धन वाकई में आपको बता दें तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आज भी याद रखिएगा आप, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म अनुयायी था हर्षवर्धन, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में ही कौन रहा करते थे साथियों? बाणभट्ट। दरबार में कौन रहते थे? बाणभट्ट रहते थे। ये प्रश्न पूछा जाएगा। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहा करते थे? बाणभट्ट, जिनकी रचना आएगी हर्षचरित। इन सब बातों पर बहुत बड़ा अध्याय हम प्रस्तुत करेंगे फिलहाल साथियों। और खुद हर्षवर्धन ने रचना की है। आपको पता है हर्षवर्धन एक बहुत ही बड़े रचनाकार थे, कवि थे। रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है साथियों। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद, ये किसकी रचना है? नागनंद, ये किसकी रचना है? हर्षवर्धन की ये सभी रचनाएं हैं। हर्षवर्धन जब राजा होते हैं तो अपनी बहन की शादी, राजश्री की शादी, ये एक पोखरी वंश में करते हैं। यानी इनकी शादी कहाँ करते हैं? पोखरी वंश में करते हैं। इस वंश को इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप इसकी कहानी को सुनने के लिए इंटरेस्टेड रहें, आगे मज़ा आने वाला है। यानी हम उस वंश से अब सामना करेंगे, ऐसा वंश हम देखेंगे जहाँ हर्षवर्धन राजा बनेंगे, बहुत बड़े प्रशासन सत्ता को ये संभालेंगे, बहुत बड़े दानी हैं। इनकी तमाम बातों का उल्लेख मिलेगा, तमाम इनके साक्ष्य हैं। एक मधुबन अभिलेख आपको मिलेगा, मधुबन अभिलेख, जहाँ आपको बताया जाएगा कि हर्षवर्धन ने गाँव को ही दान दे दिया था, कई गाँव दान में दिया था। हर्षवर्धन ने कई गाँव दान में दिया था। तो हर्षवर्धन की कहानी बड़ी मज़ेदार होगी, बहुत ही रोचक लगेगी आपको, ये कहानी बहुत ही प्यारी होगी। तो हर्षवर्धन ने कई गांव दान में दिए। कौन सा अभिलेख बताता है? मधुबन अभिलेख बताता है। और वासबेड़ा का अभिलेख, फिर ऐहोल अभिलेख, इस सब अभिलेख किससे संबंधित है? तो हर्षवर्धन से संबंधित, यानी वर्धन काल से संबंधित है। ये प्रमुख अभिलेख हैं, इन पर चर्चा हमारी होगी फिलहाल साथियों बाद में। लेकिन अभी आप समझिएगा, ये अपनी बहन की शादी पोखरी वंश में करता है। पोखरी वंश उस समय कन्नौज के आसपास का मामला था, वहाँ शादी होती है। शादी के तत्काल यानी तुरंत बाद मान के चलिएगा, 1-2 महीने बाद राजश्री के पति का देहांत हो जाता है। अब राजश्री ऐसा भी नहीं है कि प्रभावती की तरह संतान वाली है, संतान भी नहीं है। अब राजश्री जाए तो जाए कहाँ? बेचारी बहुत ही परेशान होती है और दुखद होकर के आत्महत्या करने का प्रयास करती है, जिसकी सूचना हर्षवर्धन के पास पहुंच जाती है कि आपकी बहन बहुत ही जल्दी आत्महत्या कर लेगी, आप कुछ ना कुछ करिए।
हर्षवर्धन तुरंत यहाँ पहुँचता है और अपनी बहन को समझाता है और यहाँ की शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है चिंता मत करो, यहाँ जब तक हम हैं तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो ये रहा मामला राजश्री से संबंधित। ऐसी तमाम कहानियाँ आपके स्क्रीन पर आने वाली हैं साथियों। यानी हम गुप्तोत्तर के काल के आसपास अब वर्धन वंश को बहुत बड़े ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। अभी फिलहाल ये परिचय है। और वर्धन वंश के बाद हम क्या देखेंगे इसी गुप्तोत्तर काल में कि अरब आक्रमण होगा। अरब आक्रमण होगा, अरब आक्रमणकारी आएंगे जिसका उल्लेख आपको चचनामा में मिलेगा। चचनामा में उल्लेख है इसका कि अरब आक्रमणकारी आएंगे। चचनामा में उल्लेख मिलेगा, मोहम्मद बिन कासिम आएगा। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम आएगा दोस्तों, जजिया कर लगाएगा। मोहम्मद बिन कासिम आएगा और क्या लगाएगा, जजिया कर लगाएगा। इन सब से पर्दा हटाएंगे दोस्तों, इन सारी बातों से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि इतिहास आपको तब समझ में आएगा जब आप उसकी रूपरेखा को बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। फिलहाल हमें पूरा विश्वास है कि आप इस रूपरेखा को समझ पा रहे हैं। जजिया कर लगाएगा, दिरहम चलाएगा, दिरहम नाम का सिक्का चलाएगा जो कि तांबे का होगा। साथियों, इन सारी बातों से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनर महोदय। ये मत मान के चलना कि ये केवल ट्रेलर है, ट्रेलर से भी बहुत कुछ मिल जाता है साथियों। यहाँ आप ये मान के चलिए राजश्री किसकी बहन है, हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के पिता कौन है, प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, प्रभाकर वर्धन। भले ही हमें वर्धन वंश को आगे ले जाना है, आगे इसकी पढ़ाई करनी है, आगे इसके बारे में देखना है, फिर भी हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं हर्षवर्धन की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। रत्नावली, प्रियदर्शी और नागनंद। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहा करते थे, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सी रचना की है, हर्षचरित। आपको इन सारी बातों का उल्लेख खैर हम आगे जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल ये क्लास ऐसा नहीं है कि जाया जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण छोटे बड़े एग्जाम में तो यहीं से काम चल जाता है आपका। देखिएगा, अरब आक्रमणकारी आएंगे, इसका उल्लेख चचनामा देगा, चचनामा में इसका उल्लेख मिलेगा आपको साथियों। मोहम्मद बिन कासिम आएगा, जजिया कर लगाएगा। अरब आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा, ये अरब आक्रमणकारी था। ये आएगा और अपने भारत में जजिया कर लगाएगा। जजिया कर लगाने का मतलब इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि जजिया कर वाकई में किसी एक धर्म पर लगाया गया था और एक प्रकार का ये टैक्स था। जजिया कर लगाएगा, दिरहम चलाएगा साथियों। दिरहम एक प्रकार का सिक्का था, किसका, तांबे का। दिरहम चलाएगा, जजिया कर लगाएगा, मोहम्मद बिन कासिम आएगा। और आपके एपिसोड में हम जरूर बहुत ही बेहतर ढंग से ऐसे आक्रमणकारियों से आपका परिचय कराएंगे। इन तमाम इतिहास का, इस पूरे इतिहास का पूरा मनोरंजन देंगे आपको। यानी इतिहास जितना करीब आएगा हमारे, उतना ही मज़ेदार होते चला जाएगा। इसलिए हम इस पूरे महत्वपूर्ण कंटेंट को पूरे बेहतर ढंग से लेने का प्रयास करेंगे। आशा विश्वास है कि आज का ये कंटेंट फुलफिल आपको समझ में आया होगा। आप ये समझ पाए होंगे गुप्तकाल के आसपास का माहौल कैसा था, गुप्तकाल के आसपास का परिचय कैसा है, और हम इसके ठीक बाद क्या लेने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमारा दायित्व होगा कि हम वर्धन वंश से आपको दें और वर्धन वंश से आपकी शुरुआत हो, और ठीक इसके बाद ये वर्धन वंश आएगा। आप इंतजार करिएगा साथियों अगले एपिसोड का। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।